हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपकी 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको उन वीडियोज़ को भी देख लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से यूपीएससी हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। सबसे पहला कथन है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा कथन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चौथा कथन है, रोपन फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना चंपारण असत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपसे चंपारण सत्याग्रह का 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्न में से किसका उपबंध करता है। 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहला कथन है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। दूसरा कथन है, औद्योगिक झगड़ों में दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। तीसरा कथन है, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। चौथा कथन है, अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम किसका उपबंध करता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला कथन है आपके सामने, कारखाना अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा कथन है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 कथन ही यहाँ पर सही दिया गया है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, यह कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन कंपनी से आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो सबसे पहला कथन है, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। दूसरा कथन है, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि होना। तीसरा कथन है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और चौथा कथन है, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। तो आपको बताना है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए, भारत पर अंग्रेजी शासन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण होना। देखिए, 2018 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 55 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों के लिए निम्न में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। सबसे पहला कथन है, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना। दूसरा कथन है, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा कथन है, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा कथन है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही
आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों के लिए कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना ही इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण था। 2011 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संथाल विद्रोही के शांत हो जाने के बाद औपवैज्ञानिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो यहाँ पर पहला कथन है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा कथन है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पर सही कथन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर दोनों कथन आपके सही दिए गए हैं। देखिए संथाल विद्रोही के शांत हो जाने के बाद औपवैज्ञानिक शासन द्वारा या औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। सबसे पहला संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और दूसरा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था। 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का यह वर्णन करता है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान उपद्रव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। सबसे पहला कथन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा कथन है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा कथन है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 कथन ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। देखिए महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और दूसरा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 2018 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे पहला है आपके सामने 1813 का चार्टर अधिनियम। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1828। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी है। 1, 2, 3 यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी 1813 के चार्टर अधिनियम से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1828 से, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा कथन है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। देखिए 60 का सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए एक बार फिर से देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दूसरा कथन है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन ही सही दिया गया है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण समाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है ब्राह्मण समाज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2। ब्राह्मण समाज के बारे में 1 और 2 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि ब्राह्मण समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तो 1 और 2 कथन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 62, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रकमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहला, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार। दूसरा, सहमति की आयु। तीसरा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। देखिए, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो आपको देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रकमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो यहाँ पर कौन सा सही है। 2 और 3, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। 2 और 3 आपका यहाँ पर सही कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य शोधक समाज में संगठित किया। सत्य शोधक समाज में संगठित किया। सबसे पहला कथन है, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन। दूसरा, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। तीसरा, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। और चौथा, पंजाब में एक विकास आंदोलन। आपको बताना है सत्य शोधक समाज में संगठित क्या किया था। देखिए, 63 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो सत्य शोधक समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशंस। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किन की स्थापना से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, तो आपको बताना है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किन की स्थापना से है। इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी दिया गया है, केवल 2 और 3, यानी कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशंस। और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध यानी कि इन दोनों से है। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पूछा गया है, जिसमें सबसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गदर क्या था। तो गदर क्या था। सबसे पहला कथन है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। दूसरा है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। तीसरा है एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। चौथा है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो आपको बताना है गदर बेसिकली क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। दूसरा, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। तीसरा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। और चौथा, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। आपको बताना है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, आजाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है आपके सामने वारिंद्र कुमार घोष। दूसरे हैं जोगेश चंद्र चटर्जी और तीसरे हैं रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, केवल 3 ही यहाँ पर आपका सही है। देखिए, उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, तो ये थे आपके रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है आपका
एरा ऑफ कांग्रेस। तो अभी एरा ऑफ कांग्रेस से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। केवल 2 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये कथन आपका यहाँ पर सही है और पहला गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। 2012 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला कथन यहाँ पर है, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तीसरा कथन है, बहरामजी मालाबारी और एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और चौथा कथन है, उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में से दिए गए वक्तव्य में से कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर कोई भी आपका सही कथन नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको हमें यहाँ पर बताना है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आपका केवल एक कथन ही सही दिया गया है। देखिए दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो केवल एक कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में आपके 70 के करीब क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अभी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपकी एक क्लास और आएगी, इसे आपको ज़रूर देखना है। देन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सभी क्लासेस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। इनको फिर मैराथन क्लास एक बना दी जाएगी। देन आप इन सभी क्लासेस को सिर्फ एक क्लास में देख पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। Please like, share and subscribe. Thank you.